रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ओवेरियन ट्यूमर्स। ओवेरियन ट्यूमर्स हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स में कि 3 टाइप्स के आपके ओवरी के अंदर सेल होते हैं। एक एपिथेलियम होता है, एक आपके जर्म सेल्स होते हैं, आपके सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा होती है। ठीक है, एपिथेलियम जो कि सरफेस एपिथेलियम होता है, साथ इसमें जो एक डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, क्योंकि ओवरीज हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो उसमें जर्म सेल्स होंगे। और साथ इसका जो स्ट्रोमा होता है उसे हम सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा कहते हैं। ट्यूमर जो होते हैं सेल टाइप के टाइप्स की ही बेसिस पे हमने ऑल 3 सेल टाइप्स के बेसिस पे, या फिर आपकी मेटास्टेसिस से ट्यूमर आ रहे हैं तो उस तरह से हमने ओवेरियन ट्यूमर्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है इसका सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। ठीक है, जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप के ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं। 70% केसेस के अंदर यही होते हैं। और इस सिलोमिक एपिथेलियम जो होता है ओवरी का, जो ओवरी को लाइन कर रहा होता है वहाँ से राइज करता है। अब जो सिलोमिक एपिथेलियम होता है ना, वो इम्यूनोलॉजिकली बाद में प्रोड्यूस करता है आपके फिलिपिन ट्यूब्स की लाइनिंग की एपिथेलियल सेल्स को। ठीक है, जिसमें आपके सीरस सेल्स आते हैं, एंडोमीट्रियम की एपिथेलियल लाइनिंग, और आपकी जो एंडोसर्विक्स होती है जिसमें आपके म्यूसिनस सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके फिलिपिन सारे के सारे आपके सिलोमिक एपिथेलियम से आते हैं। फिलिपिन ट्यूब की एपिथेलियल लाइनिंग, एंडोमीट्रियम और एंडोसर्विक्स। 2 मोस्ट कॉमन सब टाइप्स हैं आपके सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की, एक सीरस होती है, एक म्यूसिनस होती है। दोनों सिस्टिक ही होते हैं। सीरस ट्यूमर्स के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, जो म्यूसिनस होते हैं उसके अंदर म्यूकस की तरह का फ्लूइड होगा जो कि जिलेटिनस होता है, स्टिकी रिच होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में ज़्यादा होता है। जो म्यूसिनस और सीरस ट्यूमर्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। बेनाइन हो सकते हैं, बॉर्डरलाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं उसको हम सिस्ट एडिनोमास कहते हैं। इसके अंदर एक सिंगल ही सिस्ट होती है जिसका सिंपल फ्लैट लाइनिंग होती है, और ये प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हमें नजर आती है 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज पे। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं इसे हम सिस्ट एडिनोकार्सिनोमास कह सकते हैं और कहते हैं, और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं, और इनकी जो लाइनिंग होती है वो शैगी लाइनिंग होती है, और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होते हैं 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज वाली वुमेन्स में। तीसरा आते हैं आपके बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स, जो कि इन दोनों के दरमियान में होते हैं, इन बिटवीन कैटेगरी के होते हैं। इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर से, लेकिन स्टिल इनके अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। जो BRCA1 म्यूटेशन कैरियर्स होते हैं उनके अंदर सीरस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी और फिलिपिन ट्यूब होने का चांस ज़्यादा होता है। जो BRCA1 कैरियर्स होते हैं इनको हम प्रोफाइलेक्टिकली इनकी सैल्पिंगोफरेक्टमी कर देते हैं, और कभी कभी प्रोफाइलेक्टिकली मैस्टेक्टमी भी कर देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कार्सिनोमा का या ओवरीज के कैंसर का या फिर फेलोपियन ट्यूब्स के सीरियस कार्सिनोमा का चांस ज़्यादा होता है BRCA1 म्यूटेशंस वाले पेशेंट्स में। जो लेस कॉमन सब टाइप्स हैं आपके एपिथेलियल ट्यूमर्स की, उसके अंदर आपकी एंडोमेट्रियोइड टाइप आती है और ब्रेनर्स ट्यूमर्स आते हैं। अब जो एंडोमेट्रियोइड होते हैं, ये एंडोमेट्रियोइड नाम से ही बता रहे हैं कि एंडोमेट्रियम की तरह के ग्लैंड्स होते हैं, और ज़्यादातर ये मैलिग्नेंट होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस से अराइज करते हैं। 15% जो आपके एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमास ऑफ द ओवरी होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ, जो एंडोमेट्रियोइड टाइप होता है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो ब्रेनर ट्यूमर्स हैं वो आपके ब्लैडर के एपिथेलियम की तरह के होते हैं। ठीक है, और ये बिनाइन होते हैं। जो सरफेस ट्यूमर्स हैं क्लिनिकली लेट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको वेक से एब्डोमिनल पेन होगा, फुलनेस फील होती है, पेट में दर्द महसूस होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं होता है, वेक से एब्डोमिनल पेन होता है, और आपको साइन ऑफ कंप्रेशन या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के साइंस आते हैं। अब जो प्रोग्नोसिस होती है वो इनकी पुअर होती है। सरफेस एपिथेलियल कार्सिनोमा की वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर्स में से, और जो एपिथेलियल कार्सिनोमाज होते हैं वो लोकली भी स्प्रेड करते हैं, स्पेशली आपकी पेरिटोनियम के अंदर चले जाते हैं। जो CA125 होता है वो सीरम मार्कर होता है जिससे हम ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करते हैं और बाद में रिकरेंस को स्क्रीन करते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ सेल थे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स ट्यूमर्स जो होते हैं वो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं आपकी ओवेरियन ट्यूमर्स के 15% केसेस के अंदर। यूजुअली ये रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन्स के अंदर होते हैं, और जो ट्यूमर की जो सब टाइप्स होती हैं वो मिमिक कर रही होती हैं टिश्यूज़ को ही नॉर्मली, जो कि जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपका फीटल टिश्यू होता है जो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, तो आपका जो सिस्टिक टेरिटोमा है और जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है वो भी वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। जो ओसाइट्स काम करते हैं आपका डिसजर्मिनोमा भी वही चीज़ें करेगा। योग सैक से आपका रिजेंबल करता है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, और प्लेसेंटल टिश्यू से कोरियोकार्सिनोमा। सबसे पहले आता है सिस्टिक टेराटोमा। ठीक है, टेराटोमा ही नाम से बता रहा है कि मोर देन 1 जर्म सेल लेयर से या एम्ब्रियोनिक सेल लेयर से डिराइव्ड होगा। सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं, सिस्टिक टेराटोमा सिस्टिक ट्यूमर होगा। इसमें फीटल टिश्यू होता है जो कि 2 या 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से डिराइव्ड होगा। स्किन होता है, हेयर हो सकता है, बोन, कार्टिलेज, गट और थायराइड। ये मोस्ट कॉमन के जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं जो फीमेल्स के अंदर होती हैं, और 10% केसेस के अंदर बायलैटरल होते हैं। बेनाइन भी हो सकते हैं, लेकिन जो इमेच्योर टिश्यू की जो प्रेजेंस होती है ना, ज़्यादातर जो न्यूरल टिश्यू होता है या फिर जो सोमैटिक मैलिग्नेंसी होती है जिसमें आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्किन आता है, वो मैलिग्नेंट पोटेंशियल को शो करता है। तो ये बेनाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। डिसजर्मिनोमाज आपके मैलिग्नेंट ही होते हैं। ये ट्यूमर्स में लार्ज सेल्स होते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, ये ओ साइट को रिजेंबल कर रहे होते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियाई होता है, साइटोप्लाज्म का क्लियर होता है, बड़े सेल्स होते हैं।
वो साइड को रिजेंबल कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन आपके जो है ना मेलिग्नेंट जर्म सेल्स ट्यूमर होते हैं। ओवरऑल वैसे जो कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है ना वो आपके जर्म सेल ट्यूमर्स में से आपका सिस्टिक टेराटोमा होता है, लेकिन जो मेलिग्नेंट में कॉमन है वो आपका डिसजर्मिनोमा होता है। अगर तो ये मेल्स के अंदर होगा, टेस्टिस के अंदर होगा तो सेमिनोमा कराता है, जो कि कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है मेल्स के अंदर, और ये रेडियोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जो डिसजर्मिनोमाज होते हैं और जो सेमिनोमाज होते हैं अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, सीरम LDH के लेवल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। जो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स है वो योग सैक को रिजेंबल करता है। ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है। बच्चों के अंदर सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं। इसमें हमें शिलर डुअल बॉडीज़ मिलती हैं जो कि ग्लोमेरुलस की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमें हिस्टोलॉजी के ऊपर नजर आते हैं। उसके बाद आता है कोरियोकार्सिनोमा। जो कोरियोकार्सिनोमा है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं आपके साइटोटोफोब्लास्ट के और सिंसिटियोटोफोब्लास्ट के, और ये प्लेसेंटल टिश्यू को रिजेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर विलाई एब्सेंट होते हैं। स्मॉल हेमरेजिक ट्यूमर जो होते हैं उनकी अर्ली हिमेटोजेनस स्प्रेड हो जाता है और बीटा HCG के लेवल हाई हमें मिलते हैं, क्योंकि सिंसिटियोटोफोब्लास्ट से बीटा HCG प्रोड्यूस होता है और इसमें थीकल सिस्ट भी डेवलप हो जाती हैं ओवरी में। इनका पुअर रिस्पॉन्स आता है कीमोथेरेपी पे, और जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है ये आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है आपके लार्ज प्रिमिटिव सेल्स का, और इसकी अर्ली मेटास्टेसिस हो जाती है। उसके बाद आते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं ये ट्यूमर जो कि आपके सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यूज ऑफ द ओवरी को रिजेंबल करते हैं। इसमें आते हैं ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, ठीक है, ग्रैनुलोसा और थीका सेल से रिजेंबल करते हुए ट्यूमर्स होंगे, ठीक है। अब जो आपके स्ट्रोमल टिश्यू होता है ओवरी का उससे रिजेंबल करेंगे। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है ग्रैनुलोसल सेल्स की भी और थीका सेल्स की भी, ठीक है। और ये हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो एस्ट्रोजन के एक्सेस के साइन आते हैं कि प्यूबर्टी से पहले ही उनका प्रीकोशियस प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है ना उनकी वो ज़्यादा हो जाती है। मेनोरेजिया होता है, मेट्रोजिया होता है, ठीक है। और पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर जो मोस्ट कॉमन सेटिंग्स के अंदर जो ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स होते हैं उसमें एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और साथ आपको पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। एस्ट्रोजन के ज़्यादा एस्ट्रोजन जो होते हैं ना उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन एक्सेस के साइंस होते हैं वो आते हैं। ये भी मेलिग्नेंट होते हैं और ये मिमिक करते हैं मेटास्टेसिस। मिनिमल रिस्क होता है, ठीक है, इनका मेटास्टेसिस का। मेलिग्नेंट हो सकते हैं लेकिन मिनिमल रिस्क होता है इनका मेटास्टेसिस का। उसके बाद आते हैं हमारे पास सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर्स। जो सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर्स होते हैं इसमें सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि ट्यूब्यूल्स बनाते हैं और लेडिक सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिंग के क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर्स में ना हमारे पास सर्टोली सेल्स होंगे जो कि ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, और लेडिक सेल्स होंगे जिसमें हमें रिंग के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स के दरमियान में आपके लेडिक सेल्स होते हैं जो कि रिंग के क्रिस्टल्स बनाते हैं, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो ट्यूब्यूल्स के अंदर नजर आते हैं, और ये एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये आपको हिर्सुटिज्म और वायरलाइजेशन कराते हैं। उसके बाद आता है फाइब्रोमास। जो फाइब्रोमास होते हैं बिनाइन ट्यूबर होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के, और प्लूरल फ्यूजन और एसाइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसे मेथ सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हमने ट्यूमर को रिमूव करने के बाद ये भी ठीक हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोथोरिक्स हमें मिलता है कि आपके जो पेट के अंदर भी फ्लूइड आ जाता है और आपकी चेस्ट के अंदर भी फ्लूइड आ जाता है। ये आपको प्लूरल फ्यूजन और एसाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। मेथ सिंड्रोम होता है, इसे फाइब्रोमास हम कहते हैं, और ये क्या होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि आपके ओवरी में होते हैं। उसके बाद आता है मेटास्टेसिस। एक होता है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। जो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होता है ये आपका मेटास्टेटिक म्यूसिनस ट्यूमर होता है जो कि आपकी दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो डिफ्यूज टाइप का होता है वो यहाँ पे मेटास्टेसाइज कर जाता है। बायलैटरली होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं मेटास्टेसिस को प्राइमरी म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी से, जो कि यूनिलैटरल होता है। उसके बाद आता है सूडोमाइक्सोमास पेरिटोनाई। सूडोमाइक्सोमा पेरिटोनाई जो होता है इसमें आपकी मैसिव अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस होता है पेरिटोनियम के अंदर, और ये म्यूसिनस ट्यूमर होता है अपेंडिक्स का जो कि मेटास्टेसाइज कर जाता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर अगर आपका म्यूसिनस ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज करेगा अपेंडिक्स वाला तो आपको सूडोमाइक्सोमा पेरिटोनाई डेवलप हो जाता है, और इसमें आपकी पेरिटोनियम के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा आता है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। जो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होता है इसमें आपका मेटास्टेटिक डिफ्यूज टाइप गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है वो आपकी दोनों बायलैटरल ओवरीज को इन्वॉल्व करता है, बायलैटरल होता है, और इसी बात से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी म्यूकस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी से। उसके बाद आती है जेस्टेशनल पैथोलॉजी। जेस्टेशनल पैथोलॉजी में सबसे पहले आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर तो आपकी इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसकी यूट्रस की वॉल के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांट हो गया तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ये ल्यूमेन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। की रिस्क फैक्टर्स का स्कारिंग हो सकता है जो सेकेंडरी टू इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या फिर PID की वजह से फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अक्सर जो है वो मोस्ट कॉमन साइड फ्लोपियन ट्यूब होती है, उसके ल्यूमेन में इम्प्लांटेशन हो जाती है। अगर यूट्रस की वॉल के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होगी तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं।
अब क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, जो कि आपको मिस्ड पीरियड के कुछ दिनों के बाद आपको लोअर एब्डोमिनल पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है। मेजर कॉम्प्लिकेशन में आपकी फिलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे हिमेटोसैल्पिंग्स कह सकते हैं, और आपकी फिलोपियन ट्यूब रप्चर कर सकती है। उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। कोई भी ऐसा मिसकैरेज फीटस का जो 20 हफ्तों से पहले होगा, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो 1/4 केसेस के अंदर आपको जो है वो 1/4 रिकग्नाइजेबल प्रेगनेंसीज के अंदर 1/4 प्रेगनेंसीज जो होती है उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें आपको विजाना से ब्लीडिंग होती है, पेट में क्रैम्प की तरह का पेन होता है, और फीटल टिश्यू आपके विजाना से पास हो जाता है। मोस्ट ऑफन आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है, ट्राइसोमी 16 की वजह से, या हाइपरकॉग्लेबल स्टेट एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, या कंजेनिटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपका टेराटोजन से एक्सपोजर होगा फर्स्ट 2 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिजेनेसिस के। जो इफेक्ट्स होते हैं टेराटोजन के जनरली डिपेंड करते हैं डोज के ऊपर, एजेंट के ऊपर, और टाइम ऑफ एक्सपोजर के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो होते हैं ना, उसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है। वीक 3 से वीक 8 में जो ना आपका ऑर्गन मैल फॉर्मेशन हो जाती है, और अगर मंथ 3 से 9 के दरमियान में आपका ऑर्गन का हाइपोप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। टेराटोजेंस के इफेक्ट्स आते हैं कि पहले 2 हफ्तों के अंदर वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन करा देते हैं टेराटोजेंस, ठीक है। अगर वीक 3 से 8 होगा तो आपको ऑर्गन्स की मैल फॉर्मेशन कराते हैं, और मंथ 3 से 9 में आपका ऑर्गन्स का हाइपोप्लेजिया हो जाता है। उसके बाद आता है प्लेसेंटा प्रीविया। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसमें आपके इम्प्लांटेशन हो जाती है प्लेसेंटा की लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। प्लेसेंटा ओवरलाई करता है आपके सर्वाइकल ऑस और ओपनिंग को। इस थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके लिए आपको डिलीवरी जो होती है आपको सिजेरियन सेक्शन से करनी पड़ती है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होता है, प्लेसेंटा आपके जो है ना वो सेपरेट हो जाता है आपके डेसिडुआ से डिलीवरी से पहले ही, और ये स्टिल बर्थ की कॉमन कॉज होती है, और ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग कराते हैं और फीटल इंसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। प्लेसेंटा एक्रीटा में आपकी प्लेसेंटा है कि इम्प्रॉपर प्लांटेशन होती है, वो मायोमीडियम में चला जाता है, और लिटिल और नो इंटरवेनिंग वेसिडुआज होते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा होती है, और इसमें आपको पोस्टमार्टम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आपको प्लेसेंटा एक्रीटा के लिए हमें हिस्टेक्टमी करानी पड़ती है। उसके बाद आता है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया में प्रेगनेंसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन होती है, साथ आपको प्रोटीन यूरिया हो जाता है, और एडीमा डेवलप हो जाता है, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर राइज करता है 5% प्रेगनेंसीज के अंदर। हाइपरटेंशन आपकी स्वेयर भी हो सकती है, उसकी वजह से आपको सर में बहुत दर्द होता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेज आ सकती हैं, और आपका जो मैटरनल फीटल वास्कुलर इंटरफेस होता है प्लेसेंटा के अंदर, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है, और ये प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद रिजॉल्व कर जाता है, जो प्री एक्लेम्शिया है। एक्लेम्शिया आपकी प्री एक्लेम्शिया के ही साथ आपको सीजर्स डेवलप हो जाएंगे, कि एक तो उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, साथ उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एडीमा हो रहा है, साथ उसको सीजर्स होना स्टार्ट होंगे। अब हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके प्री एक्लेम्शिया होता है, जिसमें साथ आपको थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी डेवलप हो जाती है, जो कि आपके लिवर को इन्वॉल्व करती है, जिसमें आपको हेल्प होता है, हिमोलिसिस होता है, आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, और आपके लो प्लेटलेट काउंट हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लिवर एंजाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं, और साथ आपको हिमोलिसिस डेवलप हो जाती है, जब आपको प्री एक्लेम्शिया के साथ थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी इन्वॉल्व हो जाती है। जो एक्लेम्शिया है और जो हेल्प है यूजुअली वारंट करते हैं कि आपने फॉरन इमीडिएट डिलीवरी करनी होती है। SIDS क्या होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें डेथ हो जाती है हेल्दी इन्फेंट की 1 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड में विदाउट ऑब्वियस कॉज, ठीक है, कोई ऑब्वियस कॉज नहीं होगी, ठीक है। और आपके हेल्दी इन्फेंट की जो ना 1 मंथ से 1 महीने से लेकर 1 साल की उम्र के अंदर बच्चे की खुद ब खुद डेथ हो जाती है, और ऐसा होता है कि बच्चा सोया हुआ होता है और एक्सपायर कर जाता है। रिस्क फैक्टर्स में अगर वो स्टमक के ऊपर सोएगा तो उसकी वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोक की वजह से हो सकता है, या फिर प्रीमेच्योरिटी की वजह से। उसके बाद आता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल होते हैं इसमें आपको एबनॉर्मल कंसेप्शन हो जाती है, जिसमें आपको स्लोलन एडिमेटस विलाय नजर आते हैं, और साथ आपके ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है, ठीक है। आपको स्वॉलन एडिमेटस विलाय नजर आते हैं, साथ आपके ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है। अब यहाँ पे जो है ना, पहले हम ये 2 टेबल्स कर लेते हैं। पहले टेबल्स में कॉमन टेराटोजेंस बताए हुए और एसोसिएटेड इफेक्ट्स। अल्कोहल की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज है मेंटल रिटार्डेशन की, और फेशियल एबनॉर्मेलिटीज और माइक्रोकेफली डेवलप हो जाती है। कोकेन की वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और प्लेसेंटा की एब्रप्शन हो जाती है। थैलिडोमाइड की वजह से लिम्ब डिफेक्ट्स आते हैं। सिगरेट स्मोक की वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। जो आइसोट्रेटिनॉइन होती है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कराती है, हेयरिंग एंड विजुअल इंपेयरमेंट कराती है। टेट्रासाइक्लिन्स की वजह से डिस्कलर्ड टीथ हो जाते हैं। वार्फिन की वजह से फीटल ब्लीडिंग हो सकती है, और फेनेटोइन आपकी डिजिट्स का हाइपोप्लेजिया और क्लेफ्ट लिप कराती है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है पार्शियल मोल को कंप्लीट मोल से, जो कि आपकी हाइड्रेटिफॉर्म मोल की ही टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाएगा जेनेटिक्स में, जो आपका पार्शियल मोल होता है ना, इसमें आपका नॉर्मल ओवम होगा जो फर्टिलाइज होगा 2 स्पर्म से, ठीक है। एक स्पर्म मतलब 2 स्पर्म होंगे और एक ओवम होगा, तो 69 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब कंप्लीट मोल के अंदर क्या होता है कि आपका एम्प्टी ओवम होता है, और सिर्फ 2 स्पर्म्स ही आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं एम्प्टी ओवम के अंदर, ठीक है। तो इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीटल टिश्यू पार्शियल मोल में प्रेजेंट होता है, कंप्लीट मोल में एब्सेंट होता है। जो पार्शियल मोल होता है उसमें कुछ विलाय हमें नजर आते हैं जो हाइड्रोपिक होते हैं, कुछ आपके नॉर्मल होते हैं। कंप्लीट मोल में सारे के सारे विलाय जो हैं हाइड्रोपिक होते हैं।
जो ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन होती है, जो पार्शियल मोल होते हैं, उसमें फोकल प्रोलिफ्रेशन हमें नजर आती है जो कि हाइड्रोपिक विलाई के राउंड होती है। और जो कंप्लीट मोल होता है, इसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन होती है वो डिफ्यूज होती है, सर्कमफ्रेंशियल होती है और हाइड्रोपिक विलाई के अराउंड होती है। कोरियो कार्सिनोमा के चांसेस पार्शियल मोल में कम होते हैं, लेकिन कंप्लीट मोल में कोरियो कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेरिडिटिफॉर्म मोल का ही हम कंप्लीट मजीद पढ़ रहे थे कि जो यूट्रस एक्सपैंड कर जाता है, जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ता रहेगा, और यूट्रस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके बीटा एचसीजी के लेवल भी नॉर्मल जेस्टेशन लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके बीटा एचसीजी के लेवल बहुत ज़्यादा आ रहे हो और आपका जो पेट का साइज़ है, यूट्रस का साइज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो फिर आपने हेरिडिटिफॉर्म मोल के बारे में सोचना होता है। जो क्लासिकली प्रेजेंट करता है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको ना ग्रेप की तरह का मैस नजर आता है जो विजाइनल कैनाल से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। ग्रेप्स की तरह का सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको मैस नजर आता है थ्रू द विजाइनल कैनाल। और जब हम प्री नेटल केयर करते हैं तो मोल्स जो होते हैं वो हमें रूटीन अल्ट्रासाउंड के ऊपर अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही नजर आ जाते हैं। इसमें फीटल हार्ट साउंड आपकी एब्सेंट होती है और स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। एक तो हार्ट साउंड्स नहीं आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर कंप्लीट मोल होगा तो हार्ट साउंड्स आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि फीटस ही नहीं होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसमें हम डायग्नोज कर सकते हैं, और साथ आपकी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अब ये कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट हम सक्शन और क्यूरेट कर लेते हैं, वही आपका डायलेट करेंगे और सक कर लेते हैं, सक्शन और क्यूरेट कर लेते हैं उसको, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट जो बीटा एचसीजी की मॉनिटरिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ये इंश्योर करने के लिए जो मोल था वो रिमूव हो गया, और स्क्रीन करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरियो कार्सिनोमा। जो कोरियो कार्सिनोमा होता है वो कॉम्प्लिकेशन होती है जेस्टेशन की, और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इसमें हो जाता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और हेरिडिटिफॉर्म मोल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस जर्म सेल ट्यूमर के तौर पे भी आपका कोरियो कार्सिनोमा अराइज कर सकता है। जो कोरियो कार्सिनोमा होता है वो आपकी जेस्टेशनल पाथवे से अराइज करता है, और ये आपकी कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। और जो कि आपके जेस्टेशनल पाथवे से अराइज नहीं करते हैं वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं आपके कीमोथेरेपी को।